इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि लास्ट में जब वीडियो ख़त्म करेंगे हम तो 3-4 क्वेश्चंस देंगे। उस क्वेश्चन का आंसर इस मतलब कि नोट्स में नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, वीडियो के वॉइस को मतलब आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो सबके आंसर हम बताएंगे। तो उस आंसर के हिसाब से जो क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आप लोग सुन के अच्छे से आंसर उसका लिख के दीजिएगा। तो हमारी हेडिंग होगी पदार्थ की अवस्थाएं। तो सबसे पहले पदार्थ की जो मूल अवस्था होती है, जो हम मतलब कि भौतिक अवस्था जो हम जनरल देखते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो उसी के बेस पर लिखा हुआ है कि अपने आसपास के विभिन्न पदार्थों को देखने पर हमें पता चलता है कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। आसपास अगल बगल कहीं भी देखेंगे तो 3 ही अवस्था हमको दिखाई देगी, या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस। जनरल पानी यूज करते हैं तो पानी द्रव हो गया, वायु है तो गैस में आ जाएगा। और हमारा जितने भी और पदार्थ जैसे कापी, कलम, पेन हम जो भी यूज करते हैं ये सब क्या हो जाएगा, ठोस। तो हम अपने आसपास जब देखते हैं तो हमें पदार्थ 3 ही रूप में दिखाई देता है। कुछ और अवस्थाएं होती हैं उसके बाद में खोज हुई, लेकिन जनरल वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो हम यहाँ पे अभी 3 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखा है कि अपने आसपास के विभिन्न पदार्थों को देखने पर हमें पता चलता है कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। पहला है ठोस, सॉलिड्स, दूसरा द्रव, लिक्विड, तथा तीसरा गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। हम पढ़े होंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है, इनको हम अंतराणुक स्थान कहते हैं। और कणों के पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, जिन्हें अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। और पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, जिसकी वजह से उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो 3 चीज़ आप याद रखिएगा कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। और इसी 3 के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि पदार्थ ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में। क्लियर। अब सबसे पहला है हमारा ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ के लिखने की कोशिश करेंगे, याद भी कर लेंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन अर्थात नगण्य संपीड्यता होती है, ठोस अवस्था कहलाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का एक निश्चित आकार, मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार निश्चित होता है, उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं तथा उसका आयतन स्थिर होता है, अर्थात नगण्य संपीड्यता होती है। मतलब संपीड्यता का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ पर अगर बल लगाया जाए और उसका आकार छोटा हो जाए तो पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं, संपीड्यता। अगर डिफिनीशन लिखना हो संपीड्यता किसे कहते हैं तो लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ पर बाह्य बल लगाने से उसका आकार छोटा हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम संपीड्य पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ का यह गुण संपीड्यता कहलाता है। किसी भी पदार्थ पर बाह्य बल लगाने से यदि उसका आकार छोटा हो जाता है, बड़े की बात नहीं, कंप्रेस, संपीड्यता, कंप्रेशन, दबाना, दबाने पर किसी भी पदार्थ का आकार अगर छोटा हो जाता है तो ऐसे पदार्थ को हम संपीड्य पदार्थ कहते हैं तथा उसका यह गुण संपीड्यता कहलाता है। क्लियर। तो ठोस में संपीड्यता नहीं होता है। ठोस पदार्थ को आप दबाएंगे तो पदार्थ का आकार नहीं बदलेगा, मतलब उसकी संपीड्यता 0 होती है, नगण्य होती है। उसका आयतन स्थिर होता है, उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। क्या मतलब सीमा स्पष्ट होने का मतलब, अगर बुक है, बुक को रख करके उसको चारों तरफ से आप लाइन खींच दें, बाउंड्री बना दें, और फिर उसी बुक को दूसरी जगह रख के फिर बाउंड्री बनाओगे तो दोनों का आकार लगभग क्या होगा, लगभग का कन्फर्म है, बराबर ही होगा। इसी को कहते हैं सीमा, स्पष्ट सीमाएँ। क्लियर। तो डेफिनेशन याद होगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएँ तथा स्थिर आयतन अर्थात नगण्य संपीड्यता होती है, ठोस अवस्था कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि संपीड्यता की डेफिनेशन आपको तैयार हो गया होगा।
उदाहरण पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ आदि। कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जो आपके क्रियाकलाप में दिया है वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे रख रहे हैं। पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़ मतलब लकड़ी की छड़ी आदि, ये सब क्या हैं? ठोस पदार्थ हैं। अब ठोस की क्या क्वालिटी क्या है? ठोस दृढ़ होते हैं, अर्थात बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट तो सकते हैं लेकिन अपना आकार नहीं बदलते। ऐसे लिखेंगे कि बाह्य बल लगाने पर बाह्य बल लगाने पर अगर किसी पदार्थ का आकार नहीं बदलता है तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पदार्थ, तथा पदार्थ का वह गुण दृढ़ता कहलाता है। कहने का मतलब बाह्य बल लगाने पर अगर किसी भी पदार्थ का आकार नहीं बदलता है तो उस पदार्थ को हम दृढ़ पदार्थ कहते हैं, तथा पदार्थ का वह गुण दृढ़ता कहलाता है। अधिक बल लगाने पर पदार्थ क्या होगा? दृढ़ पदार्थ होगा तो टूट जाएगा लेकिन अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये लिखा है कि ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। मतलब ठोस पर अगर हम बल लगाएं तो ठोस का आकार नहीं बदलता है, ज़्यादा बल लगाने पर वो टूट जाते हैं। तो ठोस दृढ़ होते हैं, अर्थात बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट तो सकते हैं लेकिन अपना आकार नहीं बदलते। बाह्य बल लगाकर ठोस का आकार नहीं बदला जा सकता, तो ठोस असंपीड्य होते हैं। मतलब बाह्य बल लगाएं अगर तो ठोस का आकार छोटा नहीं हो सकता है, चाहे ठोस पदार्थ को कितना हो दबा दो, दबाने के बाद भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा। तो बड़ा छोटा दोनों का अगर मतलब गुण की तुलना करें तो बड़ा हो छोटा हो इसको हम दृढ़ता कहते हैं, लेकिन सिर्फ छोटा होगा तो इसको हम संपीड्यता कहते हैं। बाह्य बल लगाकर ठोस का आकार नहीं बदला जा सकता, अतः ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थों का विसरण संभव नहीं है। कहने का मतलब दो ठोस पदार्थों को आपस में मिलाओगे तो दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है? विसरण। इसलिए ठोस का आपस में विसरण संभव नहीं है। किसी भी बर्तन में रखने पर ठोस अपना आकार नहीं बदलते हैं। ये नहीं किसी भी बर्तन में रख दो, पता चले कि ऐसा होता है ना, पानी को अगर पाइप में डालो तो पाइप का आकार ले लेगा, गिलास में डालो तो गिलास का आकार ले लेगा, लेकिन ठोस को कहीं भी रखो, चाहे ड्रम में रखो चाहे पानी में रखो, कहीं भी रखो, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 4 गुण होते हैं ठोस के। क्लियर? अब यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में, बुक को ज़रूर पढ़ा करो, बुक से ही सारा सब कुछ है। कुछ बुक पढ़ लोगे, कुछ यहाँ से नोट्स पढ़ोगे, सब समझ में आ जाएगा। रबड़ बैंड, जनरल रबड़ देखे होंगे, बच्चे जो गुलेल उलेल चलाते हैं वहाँ भी आप रबड़ देखे होंगे, या कोई भी मतलब ट्यूब गाड़ी का, वो भी रबड़ ही है। तो रबड़ बैंड को खींचने पर उसका आकार बदल जाता है, फिर भी यह ठोस है। अभी हम पढ़े हैं कि ठोस अपना आकार नहीं बदलता है, लेकिन रबड़ बैंड होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, मतलब वह ठोस है तो अपना आकार बदल देता है। मतलब अगर उसको खींचे तो उसका आकार छोटा था, क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो आकार जब बड़ा हो गया और फिर भी वो क्या है? ठोस है। तो क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर होगा बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, अतः रबड़ बैंड ठोस है। ये आंसर होगा हमारा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाह्य बल लगाएंगे तो रबड़ बैंड का आकार बदलेगा, मतलब खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर बल हटा लेंगे तो फिर अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। इसलिए रबड़ बैंड क्या है? ठोस है। भले ही आकार बदल रहा है लेकिन बल हटा लेने पर आकार में फिर वापस अपने मूल आकार में आ जा रहा है, इसलिए रबड़ बैंड ठोस है। क्लियर? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, फिर भी ये ठोस हैं। क्यों? मान ली चीनी है, अगर किसी गिलास में डालो तो गिलास का आकार ले लेगा। नमक है, किसी भी बर्तन में रखोगे तो उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, फिर भी ये ठोस हैं। क्यों? जबकि हम पढ़े हैं कि ठोस अपना आकार नहीं बदलते हैं। तो इसका आंसर होगा शर्करा को चीनी कहते हैं। शर्करा या नमक को अपने हाथ में या किसी प्लेट या जार में रखने पर इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है, अतः ये ठोस है। पूरे चीनी का आकार तो बदल रहा है, लेकिन चीनी के क्रिस्टलों का आकार नहीं बदल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि गिलास में डालोगे चीनी को तो उसके चीनी के कण छोटे छोटे हैं, बाल्टी में डाल दो तो बड़े बड़े हो जाएंगे। मतलब क्रिस्टल जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो कण होते हैं चीनी के, नमक के, उनका आकार चेंज नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीनी और नमक क्या कह सकते हैं, मतलब चीनी और नमक ठोस ही है। क्लियर? अगला स्पंज देखे ही होंगे।
तो स्पंज क्या है? क्वेश्चन है स्पंज क्या है? यह ठोस है। आंसर यहीं पे दे रहा है, यह ठोस है। फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? स्पंज को दबाते हैं तो छोटा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? स्पंज का मतलब जनरल जो गाड़ी की सीट होती है उसके नीचे जो फोम होता है उसी को हम स्पंज बोलते हैं। तो अगर उसको दबाओगे तो आकार बदलता है कि नहीं बदलता है? थोड़ा सा मतलब हम सोचें तो बदल जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, मतलब उसमें वायु भरी रहती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इनका संपीड़न संभव है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्पंज, अभी पढ़े हैं ना कि ठोस और संपीड्य होते हैं, लेकिन स्पंज को हम दबाते हैं तो क्या होता है? छोटा हो जाता है, दब जाता है। ऐसा क्यों होता है? दबता है फिर भी ठोस है, क्यों? इसलिए कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र में वायु भरी रहती है। जब हम दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, वायु के बाहर निकलने की वजह से उसका आकार बदल जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? ठोस। दूसरा है सेकंड, द्रव अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार अनिश्चित, मतलब पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। उदाहरण कर लें तो जल, पानी, खाना पकाने वाला तेल, कोई भी सरसों का तेल, रिफाइन, कुछ भी, जूस, दूध, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं? लिक्विड मतलब द्रव। द्रव की कुछ क्वालिटी। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव को भी जिस बर्तन में रखोगे उसी आकार के हो जाएंगे। गिलास में डालोगे गिलास बनेगा, पाइप में डालोगे पाइप बन जाएगा, बाल्टी में रखोगे बाल्टी बन जाएगा, बाटल में रखोगे बाटल बन जाएगा। कहने का मतलब ये है द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव में बहाव होता है और उनका आकार बदलता है, इसलिए द्रव दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है। द्रव में बहाव होता है और द्रव का आकार बदलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव दृढ़ नहीं है लेकिन द्रव क्या है? तरल हैं। अब यहाँ पे एक लाइन आएगी, तरलता। तरलता किसे कहते हैं और तरल पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है तरल पदार्थ कहलाते हैं। बहने का गुण होता है तरल पदार्थ कहलाते हैं और पदार्थ का यह गुण तरलता कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें बहाव होता है या बहने का गुण होता है तरल पदार्थ कहलाते हैं तथा उनका यह गुण तरलता कहलाता है। तो ठोस तरल नहीं होते हैं, इसलिए कि ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, लेकिन पानी अगर रख दो तो उच्च तल से निम्न तल की ओर उसका बहाव होगा, इसलिए द्रव को हम क्या कहेंगे? तरल पदार्थ। लेकिन ठोस तरल नहीं है। तो तरलता किसे कहते हैं? शायद डिफिनीशन आप एक दो बार सुन लेंगे रिपीट करके तो याद हो जाएगा कि वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है तरल पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थ का यह गुण तरलता कहलाता है। क्लियर? ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। ठोस हो या द्रव हो उसका मिश्रण द्रव में हो जाता है। जैसे चीनी को पानी में मिलाते हैं तो दोनों आपस में मिल जाता है, तो ठोस का द्रव में मिश्रण हो गया। द्रव का द्रव में, अल्कोहल को पानी में मिलाएंगे तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि द्रव का मिश्रण द्रव में भी संभव है। मतलब द्रव का द्रव में मिश्रण संभव है, ठोस का द्रव में मिश्रण संभव है, लेकिन ठोस का ठोस में मिश्रण संभव नहीं है। हम देखेंगे यहाँ के वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती। वातावरण की गैसें मतलब दो ही गैस जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, वही है वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। बताएंगे जलीय जीव किस तरह से सांस लेते हैं? तो जलीय जीव क्या होता है? जल में ऑक्सीजन गैस घुली रहती है, उसी ऑक्सीजन गैस से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। गैस भी देखो जल में घुल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? द्रव में गैसों का विसरण भी संभव है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। क्लियर? अगला है
द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। मतलब सबसे कम रिक्त स्थान किसके कणों के बीच होता है? तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है और द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान मध्यम होता है। लिखवाए हैं इसके पहले वाले में, ध्यान देंगे आप, वही चीज़ है ये। और तीसरी अवस्था की बात करें तो यह है गैसीय अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में रखोगे उसी का आयतन ग्रहण करेगा गैस, जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ग्रहण करेगा। क्लियर? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस अवस्था कहलाती है। हवा मतलब वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें, ये सब एग्जाम्पल्स हैं गैस के। गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस तथा द्रव की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। मतलब ठोस गैस के कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। अब बीच में खाली स्थान जब ज़्यादा होता है तो बताओ दबाएंगे तो क्या होगा? आकार बढ़ेगा कि घटेगा? दबाने पर आकार क्या होगा? छोटा होगा। कहने का मतलब गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस तथा द्रव की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। अतः ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। बीच में रिक्त स्थान खाली है, ज़्यादा स्थान खाली है, तो हम दबाएंगे तो और पास पास कण चले जाएंगे, इसका मतलब उसका आकार बदल जाएगा। तो सबसे अधिक संपीड्यता किस में होती है? गैसों के कणों में, उसके बाद द्रव में, सबसे कम मतलब नगण्य होता है ठोस में। संपीड्यता अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है तथा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। संपीड्यता अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है तथा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर जो रसोई गैस होती है घर में, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। बहुत मतलब कि सिलेंडर में 15 किलो का छोटे से सिलेंडर में हम संपीडित करके भर देते हैं, इसलिए नाम उसका क्या हो जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस के ज़्यादा आयतन को हम कम जगह में उसकी संपीड्यता के गुण के कारण दबा करके रख देते हैं और उसके बाद से हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिलेंडर में भर के भेज सकते हैं। तो किस गुण के कारण होता है ये? संपीड्यता के कारण। दूसरा है संपीडित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का नाम सुने होंगे, पूछा जाता है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो संपीडित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक और क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो एन ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, एन का मतलब नॉर्मल। एलपीजी का मुख्य घटक मतलब सबसे अधिक एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है? नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। याद रखिए, एलपीजी का मुख्य घटक नॉर्मल ब्यूटेन। संपीडित प्राकृतिक गैस या सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन। फार्मूला क्या होता है? CH4, मेथेन गैस। सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन गैस और एलपीजी का मुख्य घटक नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन है, हमारे नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है? हमारे नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है? या जनरल हम जान लें, अगर रसोई गैस में गैस सिलेंडर रखा हुआ है और गैस लीक कर रहा है तो हम रूम के किसी भी कोने में रहते हैं तो हमको पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। ऐसा क्यों, कैसे होता है? आंसर होगा कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। गैसों में विसरण सबसे तेज होता है, बहुत ही तेजी के साथ हो जाता है। अतः खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। वायु भी एक गैस है और जो उसमें से स्मेल निकल रही है वो भी क्या है? गैस है। दोनों गैस आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स होकर तेज़ी के साथ हवा के माध्यम से हम तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि रसोई में क्या पक रहा है या सिलेंडर लीक हो रहा है। आपके एनसीईआरटी में फिगर है चित्र 1.5, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। और बनाने का तरीका क्या है कि पेंसिल से नहीं बनेगा फिगर आप पेन से बनाइएगा, ठीक है? पेंसिल से फिगर
नहीं बनाना है, पेन से बनाना है। ठीक है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। बताओ, जितना अधिक खाली स्थान होगा कणों के बीच में उतना इरेगुलर मोशन होगा। खाली स्थान में कभी इधर कभी उधर गति करेंगे तो सबसे अधिक गैस के कणों में सबसे अधिक गति होती है। तो गति होती है, इसका मतलब गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस अनियमित गति के कारण ये आपस में और गैसों की दीवारों से टकराते हैं। आपस में और बर्तन से, गैसों की दीवारों से नहीं बल्कि बर्तन की दीवार। जिस बर्तन में गैस को रखेंगे तो अनियमित गति होगा तो आपस में भी टक्कर खाएंगे और बर्तन के जो दीवार होगी उससे भी टकराएंगे, अर्थात बर्तन के दीवारों पर दाब डालते हैं। बार बार टकराने से दीवार पर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ता है, दाब डालते हैं। तो बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दबाव या दाब कहते हैं। अब यहाँ से आप क्वेश्चन है, आंसर आप लोग लिख करके नाम के साथ लिखिएगा, कमेंट करिएगा। संपीड्यता किसे कहते हैं बताएं हैं, इसकी डिफिनीशन ध्यान से वीडियो देखेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा है दृढ़ता किसे कहते हैं, तरलता को परिभाषित कीजिए। तीनों हो गया। दाब किसे कहते हैं, अभी लास्ट में लिखे हैं। एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए, ये भी बताए हैं। और अगला है ठोस, द्रव तथा गैसों को उनके कणों के बीच पड़ते हुए अंतराणुक दूरी और गतिज ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब बताना है कि किसमें कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, किसमें उससे कम, किससे उससे कम। मतलब ठोस, द्रव और गैस को उनके अंतराणुक दूरी के क्रम में सजाना है और गतिज ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करना है। अंतराणुक आकर्षण बल के क्रम में तो आप इसके पहले लिख चुके हैं। एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एलपीजी तथा सीएनजी के प्रमुख घटक क्या हैं? ठीक है, ये भी बताएं। अभी वीडियो को एक बार दो बार ध्यान से देखिए, नोट्स बना के रखिएगा और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ भी सकते हैं। वैसे पूरी उम्मीद है कि अगर ध्यान से एक बार वीडियो को देख लेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।